गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਬੱਚਾ कहता है बहुत ਵਧੀਆ सर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਪਾਂ भी एकदम ਵਧੀਆ जी। अच्छा, आज हमारी स्टूडेंट दरबार की रिवीजन की सेकंड लास्ट क्लास है। आज हमें एक तो फटाफट से हमें टीडीएस के एक बार रेट देखने हैं और कौन कौन से रेट इंपॉर्टेंट होंगे आज मैं आपको मार्क करवा दूंगा। वो रेट आपने जरूर याद करने हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, देखो रेट के अंदर ना मेरा काम कम है, आपका काम ज़्यादा है। अब अगर कोई बच्चा ये आर्ग्यूमेंट करे कि यहाँ पे 50,000 रुपये की लिमिट क्यों है, यहाँ 10% रेट क्यों है, या 2% क्यों है, या 5 क्यों है, उसका लॉजिक मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल से पता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट को सही लगा उसके बेस पे रेट डिसाइड कर दिया। हाँ, टीडीएस के प्रोविजन का लॉजिक है वो सारे लास्ट क्लास के अंदर हम कर चुके हैं। मतलब अगर आपने देखा हो लास्ट क्लास में कंप्लीट प्रोविजन मैंने बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाए थे कि डिडक्टर के हाथ में क्या होगा, डिडक्टी के हाथ में क्या होगा, दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब बातें रह गई हैं रेट की। इट मीन्स आज हमें ये बातें देखनी है कि अगर डिडक्टर डिडक्टी को पेमेंट करेगा तो कितनी पेमेंट तक टीडीएस नहीं कटेगा, अगर उससे वैल्यू ऊपर होगी तो किस रेट से टीडीएस कटेगा। ये सारी बातें आज हमें देखनी है। और जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आई हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था अमेंडमेंट्स के लिए अमेंडमेंट क्लास जरूर देख लेना जी, क्योंकि वहां पे काफ़ी डिटेल में है। यहाँ पे आपकी रिवीजन क्लास होगी। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना फिर आज हम एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे एडवांस टैक्स का जी। ठीक है जी। तो आज हमें 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट करने हैं। एक तो टीडीएस को पहले फाइनली कंप्लीट कर लेंगे 15 से 20 मिनट में। उसके बाद जो टाइम होगा लगाएंगे एडवांस टैक्स के ऊपर। देन फिर हमारी क्लास पैकअप कर देंगे। और ध्यान रखना जी, कल से रात को 10 बजे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाइव सेशन हमारे दोबारा से स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसमें हम करेंगे एमसीक्यूज। और मुझे पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि हम करेंगे मिक्स एमसीक्यूज। ठीक है जी, मुझे पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। और मिक्स एमसीक्यूज के अंदर ही ना मैं आपके आईसीएसए वाले क्वेश्चन डाल दूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मिक्स एमसीक्यूज बनाऊंगा उसमें आईसीएसए वाले क्वेश्चन भी डाल दूंगा, तो इसी बहाने आईसीएसए वाले भी हो जाएंगे और दूसरे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे जी। ठीक है, तो चैप्टर वाइज को तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। बहुत कम बच्चों ने वोट की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी बहुत कम बच्चों ने वोट किया। तो बच्चे चाहते हैं कि सर मिक्स एमसीक्यूज करे जाएं, और ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि आईसीएसए वाले। तो इन दोनों को ही कंबाइन करके मैं एक अपना टेस्ट पेपर बनाया करूंगा, और रात को आराम से 10 से लेकर 11 बजे तक पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, और जो भी मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा, जो एमसीक्यूज बनाऊंगा, उसको मैं ये लगा लो 3 या 4 घंटे पहले टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ताकि अगर आपको एक बार घर से ट्राई करने हैं आंसर, फिर वहां के मैच करने हैं, वो भी आप कर सकते हो, ताकि आपको ये लगे कि हमारे खुद कितने सही हो रहे हैं जी। ठीक है जी, तो मैं 3-4 घंटे पहले टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया करूंगा। तैयार हो फिर कल के लिए? बच्चा कह रहा है सर तैयार है, हमने पूरी अपनी पेटियां बांध ली है, टेंशन मत लो, कल रात को 10 बजे आके बैठ जाएंगे। बस मेरी पूरी फैमिली का हर बच्चा रात को 10 बजे कल हमारे प्रेजेंट होना चाहिए जी। ठीक है जी। और कल हमारे स्टूडेंट दरबार का भी लास्ट सेशन है जी। कल जो भी छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कई बच्चे ना ओल्ड सिलेबस वाले कह रहे हैं जी हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन, मैं दोबारा बोल दूं, सीएस प्रोफेशनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे इंटरनेशनल टैक्सेशन की कंप्लीट रिवीजन क्लास डली हुई है, आप वहां से कर सकते हो जी। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस के जो एडिशनल टॉपिक हैं वो सीएस प्रोफेशनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, और बाकी सारे टॉपिक जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं जी। ठीक है जी, स्टार्ट करें क्लास? पक्का पक्का? लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब प्लीज बातचीत नहीं करनी यार, बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब लास्ट क्लास में हमने टीडीएस के ना प्रोविजन तो एक बार कंप्लीट कर लिए थे कि अगर डिडक्टर टीडीएस काटेगा तो उसको टीडीएस में सेस के रेट ऐड करने या नहीं करने, टीडीएस की पेमेंट कब करनी है, रिटर्न फाइल कब करनी है, अगर रिटर्न में कोई दिक्कत करेगा उस केस में क्या फीस लगेगी, क्या पेनल्टी लगेगी, पेमेंट में कोई डिले होगा तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, और कहाँ कहाँ टीडीएस नहीं काटना, वो सारी बातें कर चुके हैं। उस केस में अगर डिडक्टी है, अगर उसने पैन कार्ड नहीं दिया तो टीडीएस किस रेट से कटेगा, ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां डिडक्टी अगर फॉर्म फिल करेगा 15G 15H वाला तो टीडीएस नहीं कटेगा, फिर ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां एओ का सर्टिफिकेट लेकर आएगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। वो सारी बातें हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। इधर सुना, आज हमें क्या करना है जी, आज हमें डिस्कस करना है कि जो आपके टीडीएस के रेट है ना, ये समरी बुक के अंदर आपके दिए होंगे जी, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट आ चुकी हैं, वो अमेंडमेंट हमें यहाँ पे रिवाइज करनी होंगी। अब यहाँ पे ना एक बार ना पहले समझना कि इसको हमें पढ़ना कैसे है। आपको मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि आपके पास जो भी ये डायग्राम है, इस डायग्राम को पढ़ने का तरीका क्या होगा, उस बेस पे आप पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बार चेक करो। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है पेमेंट ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा तो सैलरी पर आप सब जानते हो टीडीएस कटता है। आप सब जानते हो कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे की होगी तो सैलरी पर टीडीएस कटता है। तो मेन मुद्दा ही निकल क्या रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे की तो सैलरी पर टीडीएस कटता है। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि टीडीएस का रेट क्या होगा, और ऐसी कितनी वैल्यू होगी जहां तक टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है सैलरी का टीडीएस जो है ना, पहली बात तो वो सेक्शन 192 के अंदर आएगा।
मेरी बात दोबारा सुना जी, सैलरी का टीडीएस जो है पहली बात वो 192 के अंदर आएगा, और सैलरी पर टीडीएस के जो रेट होंगे जो आपके नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं वही सेम रेट आपके सैलरी पर होते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ जी, याद करो आपकी 2.5 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट होती है, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपके कितने परसेंट होंगे, 5% होंगे, 5 लाख से लेके आपके फिर 10 लाख तक 20% होंगे, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उस केस में 30% होंगे अगर आपने नॉर्मल स्कीम फॉलो किया। अगर स्पेशल स्कीम फॉलो करोगे तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से रेट चलेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी आपके नॉर्मल स्लैब रेट होंगे ना वही सेम सैलरी पर टीडीएस के रेट होंगे। तो इतनी बात ध्यान देना, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि सैलरी पर टीडीएस किस रेट से कटता है। तो सर सैलरी पर टीडीएस का फिक्स रेट नहीं होता, जो नॉर्मल हमारे स्लैब रेट होते हैं उसी रेट से टीडीएस कटता है, बस ये बात ध्यान दो। और आप सब जानते हो सर सैलरी किसको मिलती है, या तो इंडिविजुअल को मिलेगी या वो एचएफ को मिलेगी। आपने कभी सुना एक कंपनी दूसरी कंपनी को सैलरी पे कर रही है? आपने कभी सुना एक कंपनी दूसरी कंपनी को सैलरी पे कर रही है? आंसर इज नो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेक्शन नंबर आपका 192 है, रेट कौन से होंगे, स्लैब रेट लगेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल एचएफ पर स्लैब रेट लगेंगे, और अदर देन इंडिविजुअल एचएफ पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराते तो फिर हाईएस्ट रेट जो लगेगा वो लगेगा 30% का। याद करो मैंने कल भी कहा था कि अगर डिडक्टिव पैन कार्ड जमा नहीं कराता तो इनमें से जो हायर होगा वो लगेगा। हायर का मतलब क्या होगा, जो सेक्शन में दिया होगा। याद करो जो हमारा हाईएस्ट स्लैब रेट है वो कितना परसेंट है, 30%, तो 30% होगा। जो फाइनेंस एक्ट में होगा वो होगा, और 20 हायर क्या बनेगा, 30 ही बनेगा ना। तो सैलरी वाले केस में अगर आप पैन कार्ड जमा नहीं कराते तो टीडीएस फिर आपका नॉर्मल से नहीं कटेगा, 30% से कटेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मैंने इस डायग्राम को ना इस तरह से बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि भैया हमारी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, हमारा रेट कितना है, अगर हम इंडिविजुअल एचएफ को पेमेंट कर रहे हैं तब किस रेट से काटना पड़ेगा, अगर अदर देन इंडिविजुअल एचएफ को पे करेंगे तो किस रेट से काटना पड़ेगा, और फिर अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराते फिर हमारा हाईएस्ट रेट क्या होगा, ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ है जी। ठीक है जी। तो एक ना पहले ये मार्क करो कि कौन कौन से सेक्शन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पहले ना वो मार्क कर लो। अच्छा अब ना ये वाली टेबल जो है, एक तो ये टेबल है जो मेरी समरी बुक में आपको देखने को मिल जाएगी, एक तो ये वाली टेबल है, और ये वाली टेबल भी आपकी समरी बुक के अंदर ही है जी। इसमें सिर्फ आपको रेट देखने को मिलेंगे, जो मैं आप टेबल दिखाऊंगा इसमें सिर्फ आपको रेट देखने को मिलेंगे, और जो वो वाली टेबल है उसमें एग्जाम्पशन लिमिट भी देखने को मिल जाएंगे जी। ठीक है जी। अब इधर देखना ध्यान से, अब ये जो आपके रेट है ना ये मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जी, एक बार चेक करना जी। एक तो सेक्शन नंबर 193, 192 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, उसके बाद 193, 194, 194 कैपिटल ए, 194 सी, 190 डी, 190 डी ए, उसके बाद 194 एच। मैं दोबारा कह रहा हूँ जी, ये जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले सारे करके जानी है जी। उसके बाद देखो जी, फिर 194 आई ए हो गया, आई बी हो गया, 194 आई बी कैपिटल बी हो गया जी। उसके बाद 194 जे, उसके बाद 194 जे, उसके बाद फिर आपका यहां पे निकल गया 194 ओ, 194 ओ। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है टीडीएस के जो आपने करने हैं। अब ये बच्चा सामने बैठा है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, प्रीति। प्रीति कह रही है सर ये ना इस टेबल में हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पे दो रेट दिए हुए हैं, एक तो रेट दिया हुआ है ये वाला और फिर एक रेट दिया हुआ है ये वाला, तो मैं इन दोनों में से कौन सा रेट करना है। प्रीति दोनों ही रेट करने हैं। याद करो मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर कहा था कि कोरोना के टाइम में कोविड के चक्कर में गवर्नमेंट ने टीडीएस के रेट कम किए थे कि हम टीडीएस पूरे से नहीं कम रेट से काटेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट आपने 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में की है तो टीडीएस के रेट ना 25% से रिड्यूस हो गए थे। मतलब टीडीएस और टीसीएस के रेट जो हैं वो 25% से रिड्यूस हो गए थे। तो अगर नॉर्मल रेट आपका 10% था तो फिर वो 7.5 हो गया था। ठीक है, तो ये ना मतलब आपको जो ये वाले जो मेन रेट होंगे ना उसको बस कुछ नहीं करना, 25% से रिड्यूस करना है। और ये डेट आपको याद करके चलनी है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पेमेंट आपने इसके बीच में की है तो इस सेक्शन में जो टीडीएस कटेगा वो किस रेट से कटेगा। तो जो भी उसका नॉर्मल रेट होगा उसको 25% से रिड्यूस करके जो रेट बनेगा ना वो रेट आपको लिख के आना है जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट रेट है जी, अमेंडेड रेट हैं, लेटेस्ट रेट हैं, ये रेट आपको याद करने हैं जी। अब ध्यान रखना, याद कैसे होंगे, अगर आप रूम में पेस्ट कर लोगे डेली बेस पे 4-5 याद करोगे तब याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। अगर आप मुझे कहो सर याद करवा दो वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है सर। हाँ मैं बार बार बुलवा के रटवा तो दूंगा बट फायदा उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि होगा कि देखो जहां लॉजिक वाली बातें हैं लॉजिक तो मैं क्लियर करवा दूंगा बट जहां पे रेट वाली बातें होंगी उम्मीद करूंगा मेरी फैमिली का हर बच्चा याद कर लेगा जी। ठीक है, एक तो है ये वाला डायग्राम, इसमें आपके रेट हैं।
और जो इसके नीचे वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम जो है, इसमें आपकी एग्जम्पशन लिमिट भी है, इसमें आपकी ना एग्जम्पशन लिमिट भी है। एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या है कि कितनी वैल्यू तक आपका टीडीएस नहीं कटना, ठीक है, और कितनी वैल्यू के बाद टीडीएस कटना स्टार्ट होगा, इसके अंदर वो वाली बातें भी हैं जी, ठीक है। तो अगर आपको एग्जम्पशन लिमिट देखनी है तो इस डायग्राम से देखनी पड़ेगी, अगर आपको रेट देखनी है तो रेट के लिए वो वाला डायग्राम फॉलो कर लोगे, ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से, अब जो मुझे मेन आपको यहाँ पे करवाना है, इसके अंदर लास्ट क्लास में ना जब हमने टीडीएस के प्रोविजन किए थे तो टीडीएस के चैप्टर में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। उस अमेंडमेंट को एक बार मैं दोबारा क्लियर कर दूं जी, वैसे मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर बताई हैं बट फिर भी एक बार दोबारा क्लियर कर दूं। एक तो सबसे पहले अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 194 जो हमारा है टीडीएस ऑन डिविडेंड, इसके अंदर अमेंडमेंट क्या आई है, इसमें पहले आपके 2500 रुपये की लिमिट होती थी, अब आपकी 5000 रुपये की लिमिट हो गई है। याद करो सर, जब हमने अदर सोर्स में डिविडेंड की टैक्सेशन की थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी, अदर सोर्स के चैप्टर में आधे बच्चे भूल चुके होंगे, याद करो अदर सोर्स में हमने कहा था डिविडेंड की टैक्सेशन, जहां पर मैंने कहा था कि डिविडेंड टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। अब पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट था, अब डिविडेंड टैक्सेबल है। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी रेजिडेंट पर्सन को डिविडेंड पे करती है, उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा 194 में 10% के रेट से। तो पहले लिमिट थी 2500 रुपये की, अब जो नई लिमिट है 5000 की है। मतलब अगर डिविडेंड 5000 तक होगा उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, अगर डिविडेंड 5000 से ज्यादा होगा तो पूरी वैल्यू पर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। ये हमारा 194 है। तो सर पढ़ने का ना तरीका ऐसे ही होता है, प्लीज ध्यान सुना। पढ़ने का तरीका कैसे होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर कोई कंपनी रेजिडेंट पर्सन को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और डिविडेंड 10,000 रुपये का है, तो बताओ क्या होगा। फिर अगर 10,000 रुपये का होगा तो 10,000 रुपये के ऊपर 10% टीडीएस कटेगा। ये 194 है। हाँ, अगर डिविडेंड 4000 का होगा, 3000 का होगा, 2000 का होगा, उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। रीजन बिंग क्योंकि 194 में 5000 तक की लिमिट है, मतलब 5000 तक कोई भी टीडीएस नहीं काटना। ये हमारा 194 है। पहली अमेंडमेंट क्लियर हो गई थी। तो ध्यान रखना, पहली अमेंडमेंट में आपकी 2500 रुपये की लिमिट कितनी हो चुकी है, 5000 रुपये की लिमिट हो चुकी है। फिर दूसरी अमेंडमेंट आई है 194 कैपिटल ए। अब इस 194 कैपिटल ए में क्या आई है जी, 194 कैपिटल ए में ना एक तो अमेंडमेंट है ये वाली, इस अमेंडमेंट को तो मैं एक साथ ही करवा दूंगा, इस अमेंडमेंट को तो मैं एक साथ करवा दूंगा। उसके बाद एक अमेंडमेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में भी अब आपको यहां पे इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। याद करो, मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज्यादा होगी, अगर किसी सोसाइटी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होगी, उस केस में टीडीएस डायरेक्ट होगा। एट द रेट किस रेट से होगा जी, 10% से होगा जी। 194 कैपिटल ए में जो रेट हमारा यहाँ पे है जी 10% से रेट है, देखो 10% का रेट है, ठीक है। नॉर्मल केस में अगर टीडीएस देंगे तो 40,000 रुपये की लिमिट है। सीनियर सिटीजन वाले केस में जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो लिमिट एप्लीकेबल होगी 50,000 रुपये की, बस ये पर ध्यान दो। तो लिमिट तो आप सब जानते हो 194 ए में कौन सी है जी, 194 ए में लिमिट दो ही लिमिट है, 40,000 रुपये की, 50,000 रुपये की। नॉर्मल केस में 40,000 रुपये की है, सीनियर सिटीजन वाले केस में 50,000 रुपये की है। बस यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी सेक्शन एप्लीकेबल होगा, बट हर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा जी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी टर्नओवर 40 करोड़ रुपए की है, तो क्या 194 ए एप्लीकेबल होगा, आंसर इस दो। एक सोसाइटी है, उसकी टर्नओवर 80 करोड़ रुपए की है, तो क्या 194 ए एप्लीकेबल होगा, आंसर इज यस एप्लीकेबल होगा। तो मिलना बस टीडीएस के चैप्टर में और कुछ नहीं है, एक तो लिमिट्स याद होनी चाहिए और एक रेट याद होनी चाहिए। तो अगर लिमिट्स और रेट आपको याद नहीं है तो मैं सही बता रहा हूं सर, इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, फ्री के नंबर जाएंगे और इसमें आपका दिमाग चलेगा सर। और ये वही बच्चे याद कर पाएंगे जो डेली बेस पे 4-4, 5-5 लिमिट्स याद करते हैं, उनको ही याद होती हैं। जो सोचे कि आज ही मैं सारी लिमिट याद कर लूंगा, उनको जिंदगी में कभी याद नहीं होती। तो याद करने का भी तरीका होता है सर। तो अगर आपको लिमिट और रेट याद करने हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टारगेट लेके चलो कि मुझे डेली 5 करने हैं बस। आप खुद हैरान हो जाओगे 4-5 दिन के बाद ना, कम से कम 10-15 आपको याद हो जाएंगे जी। और अभी तो 20-25 दिन पड़े हैं ना, तो टारगेट ले लो कि 25 दिन मुझे लगातार टीडीएस की लिमिट और रेट हमें जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि सर क्वेश्चन पक्का बनता है। इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो याद तो करवा देगा एक बार, बट अगली बार तो आपको याद करनी पड़ेगी जी, ठीक है। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब जो मेजर चेंज आया वो मेजर चेंज क्या है, मेजर चेंज जो है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मेजर चेंज ये निकल के आया सर, एक बात मुझे सोच के बताना। याद करो पीजीपी के चैप्टर में ना एक सेक्शन हमने 44 ए बी किया था, जहां पे मैंने कहा था ऑडिट की लिमिट जो है आपकी बिजनेसमैन वाले केस में 1 करोड़ रुपए की है, प्रोफेशनल वाले केस में लिमिट 50 लाख रुपए की है।
बिजनेस वाले केस में लिमिट 1 करोड़ रुपए की है, प्रोफेशनल वाले केस में लिमिट 50 लाख रुपए की है। और मैंने कहा था बिजनेस वाले केस में लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ हो जाएगी अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 95% तक है। मतलब जो भी आपने ऑनलाइन काम किया अगर वो 95% तक ऑनलाइन काम किया तो लिमिट फिर तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की नहीं होगी, 5 करोड़ रुपए की होगी। बट गवर्नमेंट कह रही है कि जो 5 करोड़ रुपए की लिमिट है ना वो ऑडिट करवाने के लिए तो एप्लीकेबल होगी, बट जब बातें टीडीएस के लो की होंगी तो टीडीएस के लो में लिमिट आज भी 1 करोड़ ही रहेगी। सर नहीं समझ आया, मैं कहना ये चाह रहा हूं जी, ये जो आपके सामने ऊपर सेक्शन लिखा है देखो जी 194C, 194H, 194I, 194J, 194IB और एक जो भी हमने किया 194 कैपिटल ए, ये जितने सेक्शन लिखे हैं ना इन सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जब भी इंडिविजुअल और एचएफ कोई पेमेंट करेगा, याद करो सर आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा जी, आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अगर इंडिविजुअल एचएफ पेमेंट करेगा उस पेमेंट पर वो टीडीएस तब काटता है जब उसका ऑडिट कंपलसरी होता है। मैंने क्या कहा था जी, अगर मान लो इंडिविजुअल एचएफ को छोड़ के कोई भी है, फॉर एग्जांपल कंपनी है, आप सब जानते हो कंपनी का तो ऑडिट कंपलसरी है, वो तो वो जब भी पेमेंट करेगी हर केस में टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। बट अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूं और मान लो मेरी एक एचएफ है, मुझे पेमेंट करनी है आपको, तो गवर्नमेंट कह रही विवेक कि अगर तुझे पेमेंट करनी है इनको तो टीडीएस तब काटेगा अगर तेरा ऑडिट कंपलसरी होगा। इट मींस अगर तेरा ऑडिट कंपलसरी नहीं होगा तो उस केस में टीडीएस तुझे काटना ही नहीं है। अब ऑडिट कंपलसरी है या नहीं वो किस पे डिपेंड करेगा, टर्नओवर पे। और टर्नओवर कितनी चाहिए, मैंने क्या बोला, बिजनेसमैन में 1 करोड़, प्रोफेशनल वाले केस में 50 लाख। और जो अब नई लिमिट 5 करोड़ रुपए की एप्लीकेबल है ना, गवर्नमेंट कह रही है वो टीडीएस के लो में एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब अभी भी टीडीएस के लो के लिए आप ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ ही लेके चलोगे, 5 करोड़ रुपए की लिमिट टीडीएस के लो में एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये ध्यान देना। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं, आपके एग्जाम में अब सुन लो जी, पेपर बन चुके होंगे आपके, क्योंकि अगले महीने पेपर है। अगर पेपर बन चुके हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी बन चुका है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर पेपर बन चुके हैं तो ये वाला क्वेश्चन बन चुका है, अगर पेपर नहीं बने तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल सुनना चाहिए। एग्जाम्पल ये है, मान लो मिस्टर ए है, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट की, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट की, मिस्टर ए बिजनेसमैन है, मिस्टर बी को पेमेंट कर रहा है। मान लो मिस्टर बी की टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ है जी, और इसका 98% काम जो है वो ऑनलाइन होता है, 98% काम ऑनलाइन होगा, टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है। मेरा पूरी क्लास से पहले तो ये बताओ, क्या मिस्टर ए को ऑडिट करवाना कंपलसरी है? सर यस या नो में तो आंसर दे दो, क्या मिस्टर ए को ऑडिट करवाना कंपलसरी है? आंसर इज नो। सर मिस्टर ए को ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी 5 करोड़ रुपए की लिमिट है ना। मेरे बच्चे, मेरे कद्दू, मेरे अदरक, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, एक बात बताओ, अभी मैंने कहा कि लिमिट आपकी 5 करोड़ रुपए की है, अगर उसका काम 95% ऑनलाइन होता है, यहां पे 98% ऑनलाइन है, तो क्या लिमिट 5 करोड़ की होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब अगर लिमिट 5 करोड़ रुपए की है, क्वेश्चन सुना नहीं, अगर लिमिट 5 करोड़ रुपए की है तो अगर मैं उस कायदे से देखूं, मिस्टर ए का ऑडिट कंपलसरी नहीं है। और अगर मिस्टर ए का ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो टीडीएस का लो ये बात कहता था कि ए टीडीएस तभी काटेगा पेमेंट पर जब इसका ऑडिट कंपलसरी होगा। तो 44 AB के बेस पे ऑडिट कंपलसरी नहीं है, मतलब इसको टीडीएस नहीं काटना चाहिए ना, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी लिमिट आज भी हम 1 करोड़ ही चेक करेंगे टीडीएस के लो के अंदर। अच्छा, इब आया समझ। मतलब आप सर यो कहना चाह रहे कि जो 5 करोड़ रुपए की लिमिट है वो ऑडिट कराना है या नहीं कराना उसके लिए तो एप्लीकेबल होगी, बट टीडीएस काटना है या नहीं काटना उसके लिए लिमिट 1 करोड़ रुपए की ही एप्लीकेबल होगी। आंसर इज यस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना जी। देखो जी, एप्लीकेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल एंड एचएफ इज चार्ज एज अंडर, वो कह रहे हैं इफ इंडिविजुअल एचएफ बिजनेसमैन है, टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली preceding the financial year which such amount is liable for TDS is paid or credited। मतलब वो लाइबल हो जाएगा टीडीएस काटने के लिए। बस ये बात ध्यान देना, कहीं पर भी चेक कर लो, 5 करोड़ रुपए की लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो 5 करोड़ रुपए की लिमिट आई है, वो उसके लिए चेक करोगे कि ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। बट टीडीएस के लो के लिए आप लिमिट आज भी 1 करोड़ चेक करोगे, उसमें नई लिमिट 5 करोड़ वाली जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है टीडीएस के लो के अंदर, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो जी, एक सेक्शन नया आया 194 के। अब ये 194 के नया क्यों आया? याद करो, डिविडेंड की इनकम पहले एग्जम्प्ट होती थी,
ऐसे म्यूचुअल फंड से जो यूनिट्स मिलती थी, यूनिट से मिलने वाली इनकम भी एग्जाम होती थी 1035 में, अब वो भी इनकम टैक्सेबल हो गई है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट से आने वाली इनकम मिल रही है तो उस पेमेंट पे टीडीएस काटेगा। किस रेट से? अगर 5000 से ऊपर होंगी तो 10% से टीडीएस काटेगा जी 194 kg। ठीक है, उसके बाद ये 194N नया आया है। 194N में क्या लिखा हुआ है? 194N में लिखा है कि अगर आपने कैश विड्रॉ किया, अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, आपने कोऑपरेटिव बैंक से कैश विड्रॉ किया, आपने पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ किया, और अगर वो कैश 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया तो टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 2%, मतलब 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। इट मीन्स आज अगर मैं पूरे साल में बैंक से कैश विड्रॉ करता हूँ 1 करोड़ से ऊपर का, तो बैंक वाले टीडीएस काटेंगे 2% से। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इस पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं की पिछले 3 साल से, अगर इस पर्सन ने डिफॉल्ट किया है, इसने लगातार पिछले 3 साल रिटर्न फाइल नहीं की, तो उस केस में टीडीएस 2% से कटेगा। बट गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि इसका टीडीएस जो कटना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर वो कटना स्टार्ट हो जाएगा 20 लाख के बाद। देखो क्या लिखा है, दिस सम शैल बी अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला रही, द डिडक्शन शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 2%, 2% से कटेगा, ऑफ दिस सम where the amount or aggregate of the amount as the case may be being paid in cash exceed 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore। मतलब 20 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो 2%, और अगर पैसा 1 करोड़ से ऊपर होगा ना, फिर रेट 2% नहीं होगा, फिर रेट आपका 5% होगा। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी मेरे बच्चे बात ये निकल के आ रही है कि नॉर्मल केस में, हेलो इधर देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखो जी, ये कई बच्चे जो सिर पे पट्टियां बांध के बैठे हैं ना, वो जो ठंडी पट्टियां कर रहे हैं, जैसे होता है ना बुखार, जैसे होता है बुखार चढ़ जाता है ठंडी पट्टियां करते हैं बच्चे, ये वही पट्टियां कर रहे हैं जिन्होंने पहले टीडीएस कभी पढ़ा ही नहीं है। उनके हालात ऐसे उड़े पड़े, हाय राम सर प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, ये चैप्टर छोड़ के जाए तो क्या होगा? छोड़ के जाए तो कुछ नहीं होगा। इस चैप्टर को छोड़ के जाओगे तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ ये लगा लो 3-4 नंबर कट जाएंगे बस। ऐसे एक एक करके चैप्टर छोड़ते रहोगे, 3-3 नंबर करते रहेंगे, फिर नंबर 15-20 नंबर का रह जाएगा बस। नालायक। कल मुझे बच्चा व्हाट्सएप पे कहता कि सर मैं कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स अगर छोड़ जाऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैं कहा फर्क बस ये पड़ेगा कि आपको एग्जाम फिर अगस्त में नहीं देने, दिसंबर में देने हैं। और मैं क्या बोलूं नालायक। बच्चा कह रहे सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट नहीं कर रहा मेरे बच्चे। एक बात बताओ, अगर आप पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ही छोड़ जाओगे तो फिर बच्चे का क्या टैक्स में? मतलब क्या सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी करके जाओगे और बाकी छोटे मोटे चैप्टर? सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बिना पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स के बाकी चैप्टर समझ में ही नहीं आते। ये ना कई बार बच्चा समझता नहीं, बच्चा कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं छोड़ जाता हूं। छोड़ जाओ, यहां छोड़ जाओगे प्रोफेशनल में फिर फंस जाओगे। तो सर सिंपल सी बात यह है, यही आपका प्रोफेशनल के अंदर बेस बनेगा, बस ये बात ध्यान देना। तो छोड़ने छुड़ाने की बातें बिल्कुल बंद कर दो। एक जमाना था जब बच्चा बोलता था सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, अब वो जमाना चला गया है, क्योंकि अब तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पेपर कहां से बनेगा मुझे खुद नहीं पता, और इवन एग्जामिनर को भी नहीं पता, जो उसके सामने आया वहीं से क्वेश्चन डाल देगा वो। तो भाई साहब गलती से भी छोड़ के मत जाना सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, चाहे वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना, चाहे 1 बार 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, छोड़ के कुछ नहीं जाना। मैंने क्या बोला, सिंपल सा मैंने प्रोविजन बताया है कि एक नया सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई है 194N। 194N में लिखा है कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हो, मतलब अगर बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया, पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ किया, कोऑपरेटिव बैंक से विड्रॉ किया, अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया तो नॉर्मल रेट 2% है। ये बात तो क्लियर है। बट गवर्नमेंट कह रही कि अगर तुम डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर कब बनेंगे? अगर तुमने पिछले 3 साल से लगातार रिटर्न फाइल नहीं की। देखो यहां पे लिखा हुआ है जी, अगर आपने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया है तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है फिर जैसे ही तुम 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करोगे ना, तुम्हारा टीडीएस कट जाएगा जी। मतलब वैसे लिमिट तुम्हारी 1 करोड़ है, बट अगर तुम डिफॉल्टर हो तो 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 2%, और जैसे 1 करोड़ से ऊपर होगा फिर टीडीएस कटेगा 5% से। तो ये हमारा 194N है। ठीक है, तो आपको मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर बताया भी था कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्या वो डिफॉल्टर है या नहीं है। अगर डिफॉल्टर है तो रेट 1% लगाना, अगर डिफॉल्टर है तो 1 करोड़ की लिमिट लगाना, रेट 2% लगाना। अगर डिफॉल्टर नहीं है फिर तो 1 करोड़ की लिमिट है, रेट 2%। अगर डिफॉल्टर है तो फिर 2 लिमिट होंगी, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर। तो 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक आपका रेट लगेगा 2%, और जैसे एक इनकम मतलब जैसे विड्रॉ 1 करोड़ से ऊपर करोगे रेट हो जाएगा 5%। ये आपका निकल के आ रहा है 194N। उसके बाद जी देखो फिर एक प्रोविजन है, यह तो आपको बता ही दिया 206AA जी,
आपकी टीडीएस कटेगा हाई, अगर आपने पैन कार्ड जमा नहीं कराया टीडीएस कटेगा हायर से, जो सेक्शन में होगा, जो फाइनेंस एक्ट में होगा, और 20, बट जो 194 ओ सेक्शन है उसमें 20 की जगह आपको यहाँ पे लिखना है 5%, बस ये पर ध्यान दो। टीडीएस की रिटर्न में चेंज हो गया, आपको बता दिया जी। अब ये सेक्शन 201 जो हमने कल किया था, याद करो मैंने कहा था कि अगर टीडीएस काटा ही नहीं है या काटने के बाद पे नहीं किया तो इंटरेस्ट क्या होगा 1% ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वो पेमेंट आपने 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में की है तो टीडीएस का रेट जो एप्लीकेबल होगा फिर वो 1% नहीं होगा, 0.75% होगा। एग्जाम के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट ने पीरियड डिसाइड किया था कि अगर इसके बीच के अंदर पेमेंट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस तुम्हारा 0.75%, टीडीएस नहीं सॉरी इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1% की बजाय 0.75 से लगेगा जी, ठीक है जी। उसके बाद 194 आई, 194 ओ सॉरी, ये जो नया सेक्शन आया 194 ओ, ये क्या लेकर आए हैं, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। इसका मतलब क्या है सर, एक बात मैंने सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अमृता सीधा देखो, अमृता एमी इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप आज कोई भी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से कोई भी सामान लेते हो तो क्या पेमेंट आप इसके एक्चुअल सप्लायर को करते हो या अमेजोन को करते हो? अमेजोन को करते हो भाई, सिंपल सी बात है। अगर मान लो अमेजोन से आपने कोई भी सामान लिया तो पेमेंट आप किसे करेंगे, हम पेमेंट करेंगे अमेजोन को, फिर अमेजोन किसे करेगा, सप्लायर को करेगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जब अमेजोन अब सप्लायर को पेमेंट करेगा ना तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब अभी तक प्रोविजन में कहीं ऐसा नहीं लिखा था, अभी तक लॉ में ऐसा नहीं था कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा, अब लॉ में आ चुका है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो, स्विगी, जोमेटो, जब इनके सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको 1% से टीडीएस काटना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, लिखो एन ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ % at the time of credit of amount of sale or service or both to the account of e-commerce participant or at the time of payment whichever is earlier। TDS का रेट 1% से, बट गवर्नमेंट कह रही है हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु दिस प्रोविजन शैल नॉट एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैपन्स टू एन इंडिविजुअल और एचईएफ एंड ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोथ ऑफ सच इंडिविजुअल एचईएफ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख। क्या कहना चाह रहे हैं जी, मतलब वही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल एचएफ है, ईसीओ के थ्रू मतलब कोई भी काम कर रहा है, याद करो सर जीएसटी में, आपको याद ही नहीं आएगा सर, अब जीएसटी की रिवीजन क्लास में नालायक को याद करो, जो हमने सेक्शन 9 किया था 9(5) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला, वहां पे क्या था कि अगर कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू सर्विस की सप्लाई करता है तो ईसीओ जीएसटी पे करता है, तो वहां पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। गवर्नमेंट कह रही इनकम टैक्स में ईसीओ को टीडीएस काटना पड़ेगा 1% से, बस अगर मतलब सप्लायर जो है इंडिविजुअल एचएफ है और पूरे साल में 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन है फिर टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर 5 लाख से ऊपर की होंगी उस केस में फिर आपका टीडीएस कट जाएगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे तो हायर रेट जो होगा वो 5% ही होगा जी, 20% वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि ये प्रोविजन में बस ये लिखा हुआ है कि आज अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं जब आगे पेमेंट करते होंगे सप्लायर को, पूरे साल में अगर उनकी ट्रांजैक्शन 5 लाख तक है तो टीडीएस नहीं काटना, अगर 5 लाख से ऊपर होगी तो 1% टीडीएस काट के जमा करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा 194 ओ निकल के आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर इतने प्रोविजन याद कैसे करेंगे, मेरे बच्चे याद तो करने पड़ेंगे। इसका सिंपल तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसका सिंपल तरीका ये है, जो मैंने आपको ये टेबल बना के दिया ना, आप एक काम करो, एक काम करना, आज एक घर के काम करोगे, एक घर के अपने काम करना है, इसके सामने ही ना, इसके सामने ही यहाँ पे इसकी लिमिट लिखते रहना। जैसे मान लो 194 में डिविडेंड की लिमिट कितनी है, 5000 की लिमिट है, यहाँ 5000 लिख दिया आपने, और ऊपर एक हेडिंग बना लेना एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट मतलब कहाँ तक टीडीएस नहीं कटना, मतलब कितनी वैल्यू तक टीडीएस नहीं कटना। याद करो मैंने आपको कहा था ना 194J, अब देखो ये मान लो 194J है, ये प्रोफेशनल फीस वाला है, तो उसकी लिमिट कितनी है 30,000 रुपये की, आपने लिमिट यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दी। ये 194 मान लो ये है 194I है, अगर आप रेंट पे कर रहे हो लिमिट कितनी है 1,80,000 रुपये की, आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 190 मतलब सिंपल सी बात कहना, ये जो कमीशन है, कमीशन हो गया, मान लो ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन हो गया, 194C हो गया, 30,000 और 1,00,000 रुपये की लिमिट है, मतलब जो जो उसकी एग्जम्पशन लिमिट है ना, आप यहाँ पे सामने लिख लो, इसको दीवार के ऊपर चिपका लो, डेली बेस पे 4-5 करने स्टार्ट कर दो, आप खुद कहोगे 5 दिन के बाद सर में सारे याद हो गए। सर देखो मैं तो जब स्टूडेंट लाइफ में था ऐसे याद करता था,
क्योंकि मुझे पता था मुझे याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में याद किए बिना मैं क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर सकता। भाई जो लॉजिक क्लियर करने वाले हैं वो तो लॉजिक क्लियर कर लिए, बट जो रेट है और लिमिट्स हैं वो तो याद करनी ही पड़ेंगी ना। तो बेटर ये है कि इसी डायग्राम का एक प्रिंट आउट निकाल के 3-4 पेज का, क्योंकि समरी बुक के अंदर दिया हुआ है, उसके साइड में ही लिमिट लिख लो और दीवार पे चिपका दो, डेली बेस पे आप पढ़ते रहो जी, ठीक है। और जो मैंने आपको टिक मार्क करवाए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गलती से भी ना ये सेक्शन तो स्किप करके मत जाना बस, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी टीडीएस के अंदर है जी। प्रोविजन हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे, और जो इंपॉर्टेंट रेट हैं टीडीएस के वो मैंने आज आपको बता दिए हैं जी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज बातचीत नहीं। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब जो हमें एक चैप्टर करना है वो हमारा है एडवांस टैक्स का जी। चैप्टर बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा वैसे एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो जी? एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया जी बताना चाहता हूँ। कोई बताएगा एडवांस टैक्स का दूसरा नाम क्या होता है वैसे? ये रहा जी आपका चैप्टर एडवांस टैक्स का। इधर देखो ध्यान से, एडवांस टैक्स का जो हमारा चैप्टर है, एडवांस टैक्स के ना, याद करो मैंने क्लास में कहा था इसके 2 नाम और भी हैं। एडवांस टैक्स के 2 नाम और भी हैं, एक तो है प्रीपेड टैक्स, एक है पे एज यू अर्न। एडवांस का मतलब क्या होता है? पहले टैक्स। अब एक बात सोच के बताना सर, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि नाम से ही पता लग रहा है एडवांस टैक्स मतलब पहले टैक्स। अब ये पहले टैक्स का मतलब क्या है वो सुनो ध्यान से। याद करो जब इनकम टैक्स की हमारी स्टार्टिंग वाली क्लास थी, आपको मैंने कहा था इनकम टैक्स में 2 ईयर होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। क्या मेरी फैमिली का, हाँ जी, क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो ये बता दे कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है जी? मतलब कोई सिंगल बच्चा भैया ये एक्सप्लेन कर दे कि प्रीवियस ईयर मींस इनकम कमाने वाला साल, असेसमेंट ईयर मींस टैक्स देने वाला साल। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जिस साल में इनकम कमाओगे ना वो बनेगा प्रीवियस, उस इनकम पर जिस साल टैक्स पे करोगे वो बन जाएगा असेसमेंट ईयर। बट याद करो मैंने क्लास में भी कहा था कि 2 केस ऐसे होते हैं जहां पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है, एक तो टीडीएस और दूसरा एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है कि भैया प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बच्चा कहते हैं सर तो एडवांस टैक्स में गवर्नमेंट चाहती क्या है? एडवांस टैक्स में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं, विवेक एक बात बता, आज हमारी 6 जुलाई है, आज हमारी 6 जुलाई है, तेरा महीना स्टार्ट हुआ था एक, भाई तेरा ये सॉरी महीना नहीं साल, तेरा जो ये साल है स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 21 से। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। कह रहे तेरा साल खत्म कब होगा जी? मैं कहा साल ये मेरा खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। कह रहे बिल्कुल सही बात है। कह रहा ऐसा कर तू 1 अप्रैल को ही खड़ा होकर ना यहाँ पे देख कि तू इस साल में कितनी इनकम कमाएगा। सर एडवांस टैक्स का ना, एडवांस टैक्स का पहले लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। मतलब एडवांस टैक्स में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि इंडिया में रहने वाला हर पर्सन अपने ईयर के स्टार्ट होने से पहले ही एज्यूम कर रहे कि इस साल में वो कितनी इनकम कमाएगा। उस इनकम को बोलते हैं एस्टिमेटेड इनकम। और जो इनकम एस्टिमेट कर ली उस एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स निकाल ले, और जो भी उसका एस्टिमेटेड टैक्स आएगा अगर वो टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होगी तो उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, मैं दोबारा बोलूंगा जी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जी जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अगर आपके पापा आपसे पूछते हैं कि बेटे एक बात बता यार ये एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि मुझे लोग कह रहे हैं कि मुझे एडवांस टैक्स पे करना है, तो पापा को बोल देना कि पापा एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ पे मान लो अगर 1 अप्रैल 2020 है तो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। अब यहाँ पे खड़ा होकर वो क्या करेगा, इस साल में कितनी इनकम कमाऊंगा। बच्चा कह रहा है सर क्या कोई बिजनेसमैन अपनी इनकम कितनी कमाएगा क्या वो एस्टिमेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। सर एक बात मैं सोच के बताओ, आज बिजनेस चलता ही एस्टिमेशन के बेस पे है ना। आपने पापा से पूछना, आपके फादर जरूर कहते होंगे कि बेटे इस साल ना पिछले साल से बढ़िया बिजनेस करना है, इस साल मैं कोशिश करूंगा 20% प्रॉफिट ज्यादा कमाऊं। अगर मान लो मेरे पिछले बैच में 1000 बच्चा था तो मैं क्या एस्टिमेट करूंगा, 1200 बच्चा हो, 1500। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि बच्चा 200 हो, मतलब कुछ तो एस्टिमेट लगा के चलूंगा ना सर। आज हर बिजनेसमैन एस्टिमेट लगा के चलता ही है, तो गवर्नमेंट कह रही है बस वही कह रहे हैं कि तुम एस्टिमेट लगाओ। भाई तुम एस्टिमेट लगाओ इस साल में तुम कितनी इनकम कमाओगे। हम ये नहीं कह रहे तुमने एक्चुअल इनकम कमा ली है, तुम एस्टिमेट करो तुम कितनी इनकम कमाओगे, और जो भी तुम्हारी एस्टिमेटेड इनकम होगी उस इनकम पे टैक्स निकाल लो, और जो तुम्हारा एस्टिमेट टैक्स होगा उसमें से टीडीएस अगर तुम्हारा कुछ कट चुका है तो माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा होगा फिर तो एडवांस टैक्स पे करोगे, नहीं तो एडवांस टैक्स पे नहीं करोगे। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मतलब पहले क्या निकालना है, एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है,
फिर टैक्स निकालोगे एस्टिमेटेड इनकम पे, अगर कोई टीडीएस है तो माइनस कर दो, बैलेंस आ गया जी। अब अगर बैलेंस आपका 10,000 से कम है, अगर 10,000 से कम है, देखो क्या लिखा है, नो नीड टू पे एडवांस टैक्स, आप सिर्फ फिर असेसमेंट ईयर में जो नॉर्मल टैक्स होगा वही पे करोगे। बट अगर 10,000 और मोर है तो गवर्नमेंट कह रहे फिर भी तुम एडवांस टैक्स से बच सकते हो अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर मेरा टैक्स जो है वो 10,000 है उससे ऊपर है, फिर भी मैं एडवांस टैक्स से बच सकता हूँ। कब बच सकता हूँ जी? अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है। कोई बच्चा मेरे रेगुलर बैच का है यहाँ पे जो बैठा है, जो मुझे रिवाइज करवा दे, वो 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं? याद करो, पहली कंडीशन क्या तेरी, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी एज 60 साल उससे ऊपर होनी चाहिए, और उसकी कोई बिजनेस की इनकम ना हो। मैं दोबारा बोलूंगा, इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, एज 60 साल से ऊपर हो, और कोई बिजनेस की इनकम ना हो। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना, उसको छोड़ के हर पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना है। बस ये पर ध्यान दो जी। तो एक बार दोबारा बोलो जी, सीधो के बैठो बिल्कुल। ये देखो नालायक, क्या नाम है आपका? बैंगन। बैंगन कलर का बच्चा, बच्चा खुद ही, मतलब मुझे कितना बढ़िया लगता है, खुद ही बच्चा कहता है सर मैं बैंगन कलर का हूँ, सर मैं बैंगन कलर का हूँ। एक बच्चा कहता है मेरे को भिंडी कलर का बोलो सर, एक बच्चा कह रहा है मेरे को कद्दू कलर का बोलो, मेरे को कद्दू पसंद है, एक बच्चा कह रहा है यार मैं तो तोरी बच गया, तोरी कलर का बोल दो। मतलब कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, भगवान हे भगवान, इतने अच्छे बच्चे आपको मुझे ही देने थे, जो बच्चे खुद कहते हैं कि मुझे इस नाम से पुकारो। अब देखो सामने बच्चा कह रहा है मेरे को पता किस नाम से पुकारो, मैं कब बताओ, मैं कहा किस नाम से पुकारूं आपको? कहता मेरे को ना वो क्या होते हैं, वो होते हैं ना टिंडे, टिंडे कलर का बच्चा, सर टिंडे कलर का बच्चा बुलाओ मेरे को, टिंडे मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरा शोनू, इधर देखो ध्यान से नालायक हो। कमाल हो यार, तुम भी कमाल हो वाकई। मतलब तुम्हारे ऐसे बच्चे ना हर टीचर को मिले, खुद कहते हैं सर मुझे टिंडे कलर का बच्चा बुलाओ, कद्दू कलर का बच्चा बुलाओ। इधर सुनो ध्यान से, मुझे फटाफट से एडवांस टैक्स की रिवीजन कराओ जी। अभी तक मैंने क्या समझा है? मैंने अभी तक ये कहा है कि पहली बात जो आप एडवांस टैक्स पे करते हो उसके 2 नाम हैं, एक तो प्रीपेड टैक्स हो गया, एक पे एज यू अर्न हो गया। दूसरा मैंने कहा कि जो भी एडवांस टैक्स आप पे करोगे एस्टिमेटेड इनकम पर पे करोगे, एक्चुअल इनकम में पे नहीं करोगे। आपको साल के स्टार्टिंग में अपनी इनकम एस्टिमेट करनी है, उस इनकम पे टैक्स निकालना है। अगर वो इनकम पे टैक्स आया, उसमें टीडीएस माइनस करने के बाद अगर आपका जो टैक्स बन रहा है अगर वो 10,000 से कम है, उस केस में एडवांस टैक्स पे नहीं करना, फिर नॉर्मल टैक्स पे करना है। अगर वो 10,000 है उससे ऊपर ज़्यादा है, बट अगर आप इंडिविजुअल हो, आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, सीनियर सिटीजन हो, और आपकी इंडिया के आप रेजिडेंट हो, तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना। बट अदरवाइज अगर आप यहाँ पे कवर नहीं होते फिर एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताना, क्या कोई बच्चा बता पाएगा एडवांस टैक्स? याद करो रेगुलर बैच, ऐसे मत देखो मेरी तरफ घूर घूर के, ना मेरे बच्चे ना, ऐसे नहीं देखना ना, बिल्कुल भी नहीं ना। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, हाँ आगे बोल दो। बच्चा देखो, बच्चा कह रहा है प्यार हो जाएगा, ना लगो गुस्सा आ जाएगा मुझे, प्यार हो जाएगा नहीं, मैं ये कहने वाला था कि गुस्सा आ जाएगा मुझे, ऐसे मत देखो गुस्से से मेरे को। बच्चा कह रहा है यार एडवांस टैक्स की हम पेमेंट कैसे करते थे? याद करो मेरे बच्चे, इंस्टॉलमेंट के अंदर करते थे। एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट होती थी, मैंने कहा था 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं जी। 4 इंस्टॉलमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इधर देखो ध्यान से, ये इंस्टॉलमेंट देख लो जी। अगर ऑल असेसी एक्सेप्ट 44 एडी और 44 एडीए, एक बच्चा बाल खींच रहा है, कह रहा है 44 एडी और 44 एडीए क्या है? याद करो 44 एडी 44 एडीए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेस के अंदर होता है जी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जिसने प्रिजम्पटिव स्कीम ली है 44 एडी 44 एडीए में, उनके केस में 4 इंस्टॉलमेंट नहीं है, उनके केस में 1 इंस्टॉलमेंट है। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं जी, अगर आप ऑल एसएससी एक्सेप्ट 44 एडी और 44 एडीए, उस केस में 4 इंस्टॉलमेंट है। और अगर आप 44 एडी या 44 एडीए में कवर होते हो, आप वाले केस में 1 इंस्टॉलमेंट है जी। अब मुझे फटाफट से बोल देना 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है? नहीं, पहली इंस्टॉलमेंट होगी 15 जून, पहली कौन सी होगी? 15 जून होगी, 15 सितंबर होगी, 15 दिसंबर होगी, 15 मार्च होगी। दोबारा बोलो जी, जल्दी बोलो। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अरे पहली कितने परसेंट की है? 15, सेकंड 45, फिर 75, फिर 100। दोबारा पहला कितना हो गया? 15, फिर 45, फिर 75, फिर 100। 4 इंस्टॉलमेंट होंगी नहीं, 15 जून को 15 की, 15 सितंबर को 45 की, 15 दिसंबर को 75 की, 15 मार्च को 100% की इंस्टॉलमेंट होगी। बट अगर मैं 44 एडी या 44 एडीए वाला हूं, उस केस में मुझे 1 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है 15 मार्च को, पूरे के पूरे 100% की। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर जैसे आपकी पेमेंट की ड्यू डेट है 15 जून 15 सितंबर, मतलब अगर मान लो इस दिन हॉलीडे आ जाए, अगर इस दिन हॉलीडे हो तो फिर गवर्नमेंट कहती है जो भी नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे होगा उस दिन तुम पे कर देना। और अगर तुम्हारा 15 मार्च है, अगर तुम्हारा 15 मार्च है, वैसे 15 मार्च है, बट अगर तुम 31 मार्च तक भी पेमेंट कर देते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, वैसे एडवांस टैक्स की पेमेंट करने की लास्ट डेट 15 मार्च है,
बट अगर तुम 31 मार्च तक भी पे कर देते हो तो भी उसको एडवांस टैक्स ही ट्रीट करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। बट हाँ, इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जी। भाई आपको 15 मार्च को पे करना था, आपने 31 मार्च तक पे किया, नो डाउट आपका वो एडवांस टैक्स होगा, बट जो 15 दिन आपने डिले किया होगा उस केस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, एक बार चेक करो, देखो जी। अगर 15 मार्च है, आप 31 मार्च तक पे कर दो, उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, एडवांस टैक्स। अगर हॉलीडे है तो नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डेज होगा, उस पर आप पे करोगे और कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर बीच में हॉलीडे है तो गलती मेरी नहीं है सर, मैं तो पे करने जा रहा था, छुट्टी आ गई। तो अगर छुट्टी आ गई तो अगला वर्किंग डे जो होगा उस दिन आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होगी, ये बात ध्यान दो। अब देखो ये क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, कितना बढ़िया, इतना बढ़िया मैंने क्रक्स लगाया हुआ ना, देखो यहाँ पे चेक करो। मैंने क्या बोला, ऑल असेसी एक्सेप्ट 44 एडी और 44 एडी, 4 इंस्टॉलमेंट है, 15 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। पहली 15, 45, 75 100, और अगर आप 44 एडी या 44 एडी में हो तो सिंगल इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च की, ठीक है, 100% की है। और अगर 31 मार्च तक पे कर देते हो तो मैंने क्या लिखा है, डीम्ड एज एडवांस टैक्स विद इंटरेस्ट, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो पूरा प्रोविजन इस डायग्राम के अंदर आ गया, पूरा का पूरा प्रोविजन इस डायग्राम के अंदर आ गया जी। उम्मीद करूंगा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा जी। कोई डाउट तो नहीं है? क्या कह रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट किस पर एप्लीकेबल, सब पे एप्लीकेबल होता है जी? ना 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 ना, बच्चा कह रहा है सर ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल एचएफ के ऊपर एप्लीकेबल। आंसर इज नो सर, ऐसा कहीं नहीं लिखा प्रोविजन में। मैंने सिंपल सी बात बोली है, आप एस्टिमेटेड इनकम निकालोगे, कोई भी असेसी हो, नलायकों एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल असेसी, तो ऑल एसएससी मींस क्या, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कोई भी हो, मतलब सबको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है अगर उनका एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 है उससे ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ, अगर आपका एस्टिमेट टैक्स 10,000 से कम आ रहा है उस केस में गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना, बस ये बात ध्यान दो जी। तो मेन ये पॉइंट निकल के आ रहा है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया जी एडवांस टैक्स हमें कैसे पे करना है और कब पे करना है। अगला कॉन्सेप्ट फिर आता है जी, इंटरेस्ट कैसे लगेगा जी। अब ये 234A का इंटरेस्ट तो आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं जी। अगर आपने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया, याद आ रहा है कुछ आपको? कहाँ याद आएगा सर, वो कल की क्लास थी ना, अब कल की क्लास में 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे पहले जो चीज़ पढ़ी हो कैसे याद होगी? याद नहीं आ रही सर, ये तो आपने बताया ही नहीं था। कितना कोरा झूठ बोलते हो सर आप, मैं झूठ बोलता हूँ? अभी मैं क्लास खोल के दिखा दूंगा ना आपको, याद करो नालायकों। मैंने कहा था कि अगर आप रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं करते तो 139(3) आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, 234F में आपकी फीस लगती है, और 234A में आप चेक कर लेना, मैंने नोटिंग भी करवा रखी वहां पे, 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा जी, वही सेम 234A है। ठीक है, तो 234A ये बात कहना चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर किसी पर्सन ने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ क्या लगेगा जी, इंटरेस्ट लगेगा जी। और कितने टाइम का लगेगा, जब से रिटर्न जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से लेके जब आप रिटर्न फाइल करोगे इतने टाइम का लगेगा 1% का, बस ये पर ध्यान दो। अब मेन जो है वो है जी 234B और 234C। अब 234B ये बात कहता है जी, 234B ये बात कहता है, याद करो क्लास के अंदर मैंने क्या कहा था, याद करो मैंने क्लास के अंदर क्या कहा था। 234B कहता है फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कुछ याद आ रहा है? 234B में क्या था, 234B में याद करो, 234B के अंदर मैंने ये कहा था कि अगर किसी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में जो एडवांस टैक्स पे किया, याद करो सर 234B में क्या था कि अगर किसी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे किया, अगर जो एडवांस टैक्स पे किया वो 90% से कम पे किया ऑफ एक्चुअल टैक्स, मतलब असेस्ड टैक्स, मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर किसी पर्सन ने जो एडवांस टैक्स पे किया अगर वो असेस्ड टैक्स के 90% से कम पे किया, उस केस में 234B का इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ, याद आ गया ना, याद आ गया ना, याद आ गया ना, मुझे पता था याद आएगा आपको। याद करो सर 234B का एक बार मेरे क्लास वाले नोट्स एक बार खोल के देख लेना जी, या जिस बच्चे ने कहीं से भी कोचिंग ली होगी उनके नोट्स एक बार खोल के देख लेना। आपको ये लिखवाया गया होगा कि आपने अगर एडवांस टैक्स पे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 90% ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब असेस टैक्स, तो उस केस में 234B का इंटरेस्ट लगेगा जी।
और 234B का इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। और कब से लगेगा जी? 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट होगा और तब तक लगेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। बस ये बात ध्यान देना जी। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जब आप एडवांस टैक्स पे कर दोगे वहां तक लगेगा, और 1 अप्रैल से। क्यों 1 अप्रैल यहां पे क्यों लिखा है? इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था। इसका लॉजिक मैंने ये बताया था कि अगर आप 31 मार्च तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई पर्सन 31 मार्च तक 90% एडवांस टैक्स पे कर देगा, हम इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन एक्चुअल टैक्स का 90% 31 मार्च तक पे कर देगा, हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। मतलब अगर 31 मार्च तक पे नहीं करेगा फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो कब से लगेगा? 1 अप्रैल से ना। तो ये बात कहना चाह रहा हूं। तो सिंपल सी बात बस ये ध्यान देना जी। बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। अब तो करने मिक्स एमसीक्यूज, तो कोई बड़ी बात नहीं, पहली या दूसरी क्लास में इसके क्वेश्चन आ जाएं जी, क्योंकि अब मुझे हर पेपर में सारे एमसीक्यूज डालने हैं जी। और कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक एक एमसीक्यूज उठा के किसी क्वेश्चन का डाल दूं आपके यहाँ। देखना सर, आने वाले 25 दिन में ना मैंने आपके दिमाग की नसें खोल दी, फिर आप मुझे बोल देना। ये हंसने की बात नहीं है। ना 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 बचा कह रहा मजा आएगा। मजा तो मैं बताऊंगा ना जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं यहाँ पे, तो आपके दिमाग की नसें खुलेंगी। आप कहोगे सर बट हारना मत सर। सही बता रहा हूं, हारना मत, सिर्फ मेरे साथ देना। अगर किसी बच्चे ने आने वाले एमसीक्यूज की सीरीज में मेरा साथ दे दिया सर, मैं लिख के देने को तैयार हूं, आपके 60 से कम नंबर नहीं आएंगे। सर आप किसी पेपर में कितने भी नंबर लो, बट टैक्स में एग्जाम्शन आएगी ही आएगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने एमसीक्यूज की सीरीज सही ढंग से अटेंड की है। मैं कह रहा हूं हर वैरायटी के सर, हर वैरायटी के बड़े से बड़े छोटे से छोटे क्वेश्चन सारे करेंगे, आपने बस डेली आके बैठना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ प्रोविजन ध्यान दो। अभी प्रोविजन ये बात कहता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया असेस्ड टैक्स का 90% से कम, उस केस में गवर्नमेंट कह रही 234B का इंटरेस्ट लगेगा। कब से लगेगा? 1 अप्रैल से लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक तुम पे नहीं करोगे तब तक लगेगा जी। ये 234B का है। और याद करो मैंने कहा था 234C का जो इंटरेस्ट है ना, ये 234C का इंटरेस्ट है डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब अगर किसी पर्सन ने इंस्टॉलमेंट अगर सही टाइम पे नहीं की तो 234C का लगेगा जी। क्या कोई बच्चा बता सकता है इंस्टॉलमेंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट तो मेरे ख्याल से 10 इंस्टॉलमेंट है। हाँ, एडवांस टैक्स की 10 इंस्टॉलमेंट है। यस यस यस, एडवांस टैक्स की 10 इंस्टॉलमेंट है। 10 है ना? 10 है ना? कितनी है? 10 है या 15 है? बच्चा कह रहा है मजे मतलब, फिर बताओ ना कितनी इंस्टॉलमेंट है सर? 4 इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, क्या 4 हर केस में है या कुछ केस में एक भी है? मेरे बच्चे, क्या 4 हर केस में है या कुछ केस में एक भी है? कुछ केस में एक भी है। पहले बताओ 4 किस केस में? 4 मैंने कहा था जी ऑल असेसी एक्सेप्ट 44AD और 44AD है। और 44AD और 44AD वाले केस में कितने इंस्टॉलमेंट है? वहां पे एक इंस्टॉलमेंट है। अब जहां 4 इंस्टॉलमेंट है, मुझे फटाफट से बोलना कौन कौन सी 4 इंस्टॉलमेंट है जी। आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट देखो ये रही 15 जून, फिर 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पहली कितने परसेंट की है? 15% की। दूसरी कितने परसेंट की है? 45 की। तीसरी कितने की है? 75 की। चौथी कितने की? 100 की। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने इसमें कोई दिक्कत क्रिएट की है फिर 234C लगेगा। मतलब एक पर्सन ने एडवांस टैक्स पे किया 15 जून तक 15% से कम। सर 15% पे करना चाहिए था, बट आपने 15% पे नहीं किया, 15% से कम पे किया, तो जितना भी आपने कम पे किया होगा उस डिफरेंस का 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से डायरेक्टली 3 महीने का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जी। दृष्टि और हिमांशी और मान्या और विभोर और शिवांशु, ये जो सामने बच्चे मेरे बैठे हैं, ये कई बच्चे रेगुलर बैच के हैं। याद करो, आपको मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे जी। आपको मैंने क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था जी, और बाकी सब बच्चों ने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए होंगे अपनी क्लासेस के अंदर। इतनी बात ध्यान देना सर, यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि पहले आप ये निकाल लो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, इसका प्रैक्टिकल कैसे बनेगा एमसीक्यूज के अंदर कराऊंगा मैं। टेंशन मत लेना, एमसीक्यूज में कराऊंगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता है। आपको जितना जितना आपका एस्टीमेट टैक्स बनता होगा उसकी परसेंटेज निकाल लो, 15, 45, 75, 90। आपने परसेंटेज निकाल ली। अब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें 15 जून तक, मान लो 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स था। चलो मैं बता ही देता हूँ जी, मान लो 1 लाख रुपए मैंने टैक्स एस्टीमेट किया, तो 15 जून को कितना आएगा जी? 15,000 रुपये। फिर कितना आएगा? 45,000 रुपये। फिर 75 पूरा 1 लाख रुपये। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि 15 जून तक ना तुम्हें 15,000 पे करना था। 15 जून तक तुमने 15,000 पे, तुमने 15% से कम पे किया।
अच्छा, ये जो आपने पेमेंट की है, आपने पेमेंट की है एस्टिमेटेड की, आपको बता दूं जी, जो 1 लाख रुपए ये आपने टैक्स निकाला है, क्या ये एक्चुअल टैक्स है, एस्टिमेटेड है? ये तो एस्टिमेटेड है। अब गवर्नमेंट कह रही है जो हमें 15% चाहिए ना, वो एस्टिमेटेड का नहीं चाहिए, वो हमें एक्चुअल का चाहिए जी। बच्चा कह रहा है भाई साहब क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा समझाओ, एक बार दोबारा समझाओ, इधर देखो ध्यान से फिर। अब जब तुम ऐसे ऐसे चेहरे कर लेते हो ना उदास से, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, बताऊं बच्चों को। इधर देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं फिर। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर सुन लेना आप ध्यान से। अब ये आपके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे मुझे करवाना नहीं था क्योंकि हम एमसीक्यूज के अंदर करते, बट आपके चेहरे ऐसे बने हुए उदास उदास उतरे उतरे चेहरे से, तो मुझे पसंद नहीं ऐसे चेहरे। तो आपके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर बच्चा यहाँ पे देखेगा। इधर देखो ध्यान से जी, ये एक ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, ठीक है। आपने यहां पे खड़े होकर इनकम एस्टीमेट की, आपका एस्टीमेट टैक्स बना 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए बना। और आपने जो एक्चुअल इनकम कमाई है ना, आपने एक्चुअल इनकम, सॉरी एक्चुअल टैक्स जो आपका आ रहा है, एक्चुअल टैक्स आपका आ रहा है मान लो 2 लाख रुपए। मतलब आपने टैक्स एस्टिमेटेड निकाला 1 लाख रुपए, एक्चुअल आ रहा है 2 लाख रुपए। क्या फर्क आ सकता है? बिल्कुल फर्क आ सकता है सर, क्योंकि जो इनकम मैंने एस्टिमेट की है, क्या पता मेरी एक्चुअल इनकम उससे ज्यादा हो। हाँ, अगर आपकी एक्चुअल इनकम उससे कम होगी तो टेंशन मत लेना, आपको रिफंड मिलेगा जी, आपको टैक्स का रिफंड मिलेगा। बट अगर वही एक्चुअल इनकम ज्यादा होगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना जी। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि तूने टैक्स कितना एस्टिमेट किया था री? मैंने कहा 1 लाख एस्टिमेट किया था। कह रहे अब जो तूने 1 लाख एस्टिमेट किया था, तूने अपना टैक्स उसके बेस पे कर दिया? मैं कह रही बिल्कुल पे कर दिया। मैं कह रही मैंने पता क्या किए हैं, मैंने 15,000 रुपये तो 15 जून तक पे किए, 45,000 रुपये सितंबर तक, 75,000 मैंने पे किए दिसंबर तक, और पूरे 1 लाख रुपये मैंने पे कर दिए यहाँ पर आपके 15 मार्च को, ये मैंने पे कर दिए। अब गवर्नमेंट कहती है विवेक ये जो तूने पेमेंट की है ना, ये तूने की है एस्टिमेटेड की, बट हमें जो टैक्स चाहिए, याद करो सर क्लास में मैंने क्या कहा था कि गवर्नमेंट कहती है हमें जो टैक्स चाहिए वो एस्टिमेटेड का नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअल का। मतलब हमें 15% 1 लाख रुपए का नहीं चाहिए था, हमें 2 लाख रुपए का चाहिए था। मतलब तुझे 15 जून तक तूने पे किया 15,000 रुपए, हमें चाहिए था 30,000 रुपए। इसका फिर 45 कितना आएगा? 90,000। इसका फिर 75 कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। और इसका कितना आएगा? 2 लाख रुपए। अच्छा, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। सर आपने वहां पे हमें क्लास में भी कहा था कि जो हमने एडवांस टैक्स पे किया होगा वो निकाल लेंगे, और फिर एक्चुअल टैक्स जो दिया होगा उसका 15, उसका 45, उसका 75, उसका 100% निकालेंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, फिर हर केस में 1% पर मंथ और 3-3 महीने का इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे, और मार्च के महीने में 1 महीने का एप्लीकेबल करेंगे। आंसर इज यस। याद करो मैंने क्लास में कहा था जी। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं, देखो आपने पे किया इतना, गवर्नमेंट करिए तुमने पे किया इतना, बट हमें चाहिए इतना। मतलब तुमने पे किया 1 लाख का, हमें चाहिए 2 लाख का। एक बच्चा कह रहा हार्डशिप है, तो बिल्कुल हार्डशिप है सर, 100% हार्डशिप है। बट गवर्नमेंट यही चाहती है कि हर पर्सन अपनी इनकम ज्यादा एस्टिमेट करे, कम एस्टिमेट मत करे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता नहीं है सर, एडवांस टैक्स ने बर्बाद कर रखा है लोगों को। नो डाउट इसका बाद में एडजस्टमेंट हो जाती हैं, बट सोच के बोलना मैं एस्टिमेशन अगर ज़्यादा करूंगा तो बिना बात के जो इनकम मैंने अभी कमाई नहीं है, अगर मुझे एडवांस में ही टैक्स देना पड़ जाए, कितनी बड़ी हार्डशिप है, कितनी बड़ी हार्डशिप है सर। तो ये मेन प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है। बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, घबराना मत। ये मत लिखो चैट बॉक्स में सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। आप ये लिखो सर क्वेश्चन करवा देना, ये मत बोलो कि प्रोविजन समझ नहीं आए। प्रोविजन तो समझ आई क्या? प्रोविजन मैंने क्या बोला है? प्रोविजन बस ये बोला है कि अगर आपने ये इंस्टॉलमेंट सही तरह से पे नहीं की तो हर इंस्टॉलमेंट का 1% पर मंथ और 3-3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और मार्च के महीने में 1 महीने का लगेगा बस। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपको मैंने एक बार वैसे तो बता दिया कि जो आपका एस्टिमेट टैक्स आया वो, और जो एक्चुअल में आपको देना चाहिए था, किसका देना चाहिए था? 2 लाख रुपए का। मतलब अब वो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, नहीं क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा, जो एक्चुअल टैक्स दिया होगा उसका 15, 45, 75, 100 निकालोगे, फिर डिफरेंस चेक करोगे, उसके बेस पे आप क्वेश्चन करोगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये 234C है। वैसे एग्जाम में कभी बी और सी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने नहीं है, बट मैं फिर भी आपको कराऊंगा एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि सर दिमाग का कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर के। उसका अगर किस दिन दिमाग उसका खिरक गया, खराब हो गया, वो तो कहेगा जी बच्चे को फेल करना है, मुझे क्वेश्चन दूंगा, और बच्चा पता क्या बोलेगा? पेपर बाहर से आ गया। तो आपके मुंह से ध्यान रखना, आपके मुंह से मुझे नहीं सुना पेपर बाहर से आ गया सर।
मैं सिर्फ इतनी आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि मैं अपना 20 से 22 दिन रेगुलर रहूंगा, डेली आऊंगा रात को। आपको भी रेगुलर रहना है। अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहोगे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इतना मैं कह रहा हूं जी। बस आपने रेगुलर रहना है जी, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से नहीं, तो ये हमारा 234C का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी अमेंडमेंट आई है जी। अमेंडमेंट क्या आई है, याद करो मैंने क्लास में कहा था जी, आपको एडवांस टैक्स हर इनकम पे करना होता है, आपको 4 केस छोड़ के, क्योंकि 4 इनकम ऐसी होती हैं जो इनकम आप एस्टिमेट कर ही नहीं सकते जी। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आप एडवांस टैक्स के लिए हर इनकम एस्टिमेट करते हो 4 इनकम छोड़ के। कौन कौन सी थी, एक तो गौर कैपिटल गेन की इनकम। आप सोच के बोलना, क्या कैपिटल गेन की इनकम मैं एस्टिमेट कर सकता हूं? आंसर इज नो। सर मैं इस साल प्रॉपर्टी बेचूंगा, प्रॉपर्टी बेचने पर कितना कैपिटल गेन होगा, मैं कैसे एस्टिमेट करूंगा? मैं इस साल प्रॉपर्टी बेचूंगा, प्रॉपर्टी बेचने पर कितना कैपिटल गेन होगा मैं एस्टिमेट कर ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कैपिटल गेन को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरा, लॉटरी की इनकम, रेस हॉर्स हो गया, कार्ड गेम हो गया, मतलब बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये इनकम भी तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आप तुम्हारी लॉटरी निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या पता। तो गवर्नमेंट कह रही इस पर भी तुम्हें स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं करना। फिर अगर तुमने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, अब सोच के बोला अगर मैंने बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया है तो मैं अपनी बिजनेस की इनकम को कैसे एस्टिमेट कर सकता हूं? भाई हाँ, मेरा बिजनेस पुराना है, उस केस में एस्टिमेट करूंगा, एडवांस टैक्स पे करूंगा। बट अगर मैंने बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया, मेरा पहला साल ही है, उस केस में एस्टिमेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे एडवांस टैक्स पे नहीं करना। और चौथा है डिविडेंड की इनकम जी, फोर्थ डिविडेंड की इनकम है, इस इनकम को भी तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है, ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसका एस्टिमेशन स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। दोबारा बोलो, कौन कौन सी इनकम है? कैपिटल गेन की इनकम, फिर बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी की इनकम, अगर फर्स्ट टाइम तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो वाली इनकम, और डिविडेंड की इनकम जो है। इन 4 इनकम को छोड़ के बाकी हर इनकम आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी, उस पर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। लो जी, अब एक बार सिर्फ 5 मिनट सीधे होके बैठ जाओ जी, सिर्फ 5 मिनट सीधे होके बैठो और मुझे ये बताओ अभी तक हमने किया क्या। सर हमने चैप्टर स्टार्ट किया एडवांस टैक्स का। मैं थोड़ा घूम फिर सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा ना, मैं जैसे मेरे को क्लास में आदत है फेस टू फेस में, तो मैं घूमता फिरता बोलूँगा, आपको ही बोलना है जी, ठीक है, पक्का पक्का। चलो जी, तो सर चैप्टर हमने स्टार्ट किया एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स के सर 2 नाम और भी हैं, प्रीपेड टैक्स और पे एज यू अर्न है। तो एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में टैक्स पे करना, मतलब प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना, असेसमेंट ईयर में पे ना करना। बट सर प्रीवियस ईयर में आप तब पे करोगे, आप सबसे पहले अपनी इनकम एस्टिमेट करोगे, उस एस्टिमेट इनकम में टैक्स निकालोगे। अगर वो टैक्स 10,000 है उससे ऊपर का होगा तो एडवांस टैक्स पे करोगे, अगर 10,000 से कम का होगा उस केस में एडवांस टैक्स पे नहीं करना। सर अगर टैक्स 10,000 है उससे ज़्यादा का होगा तो भी एडवांस टैक्स तब पे करना है अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम इंडिविजुअल हो, अगर तुम रेजिडेंट हो, तुम्हारी एज 60 साल है उससे ऊपर की है और तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है, उस केस में तुम्हें एडवांस टैक्स से एग्जम्प्ट कर देंगे। उसको छोड़ के हर केस में तुम्हें एडवांस टैक्स पे करना है। जिन जिन लोगों को एडवांस टैक्स पे करना है सारा एक साथ पे नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है। इंस्टॉलमेंट नॉर्मली आपकी 4 हैं, बट 44AD और 44ADA वाले केस में आपकी एक इंस्टॉलमेंट 31 मार्च। और जो 4 इंस्टॉलमेंट है सर, 4 इंस्टॉलमेंट 15 जून की, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पहली 15%, देन 45, देन 75, देन 100, ये आपकी परसेंटेज निकल के आती है। और सर मेन फिर यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये इंस्टॉलमेंट 4 आपकी दी गई हैं, आपने अगर इन 4 इंस्टॉलमेंट पे सही से एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो फिर आपके पास 234B और 234C का इंटरेस्ट भी लग जाएगा। 234B तो ये बात कहता है कि प्रीवियस ईयर में जितना भी टोटल आपने एडवांस टैक्स पे किया, अगर वो असेस्ड टैक्स के 90% से कम है तो 234B लगा दो डिफरेंस पे, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का 234B लगा दो। फिर 234C कहता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में डेफर कर दिया, मतलब इंस्टॉलमेंट सही टाइम पर पे नहीं की, तो फिर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ हर केस में 3 महीने का लगेगा, बट मार्च वाले महीने में 1 महीने का लगेगा, इंटरेस्ट निकाल दोगे, 234C का इंटरेस्ट आपका आ जाएगा जी, ठीक है। तो बस ये सारी बातें हमने की हैं। और हाँ, कुछ इनकम ऐसी हैं जो हम स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसमें हमें स्टार्टिंग में एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। एक तो कैपिटल गेन की इनकम है, एक कैजुअल इनकम हो गया, और एक अगर मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, और एक डिविडेंड की इनकम हो गया। इन 4 इनकम पे हमें स्टार्टिंग में एडवांस टैक्स पे नहीं करना। ये सारी बातें सर अभी तक हमने की हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें एडवांस टैक्स की हैं। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गए हैं, तो एमसीक्यूज रह गए हैं, इसको हम करेंगे फिर एमसीक्यूज, जो हमारे कल से शाम को 7 बजे स्टार्ट हो रहे हैं जी, ठीक है जी। तो एक बार फटाफट से इसको दोबारा से रिवीजन कर लेना जी। तो फाइनली हमारे 2 चैप्टर हो गए, टीडीएस और एडवांस टैक्स का। अब कल हमारी फाइनली लास्ट क्लास है जी, जिसमें मैट, एएमटी, अपील, ये मेनली 3 चैप्टर हैं। और बच्चे कह रहे थे एग्रीकल्चर इनकम भी करा दो सर, तो एग्रीकल्चर इनकम में वैसे कुछ खास है नहीं यार, वो आप नोट से भी पढ़ सकते हो। देखो ठीक है, अब देखो छोटे मोटे चैप्टर हैं, ये तो आपने खुद भी पहले भी कई बार पढ़े होंगे,
ठीक है। मेन मैट है, एएमटी है, अपील है, ये मैं आपको एक बार बता दूंगा जी। बाकी अगर टाइम लगा तो एग्रीकल्चर इनकम भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना, अदरवाइज उसको आप खुद भी रीड कर सकते हो जी। ठीक है, मेन आप खुद देखो जी, अप्रोक्सीमेट 99% हमने चैप्टर कवर कर दिए हैं रिवीजन क्लास के अंदर। आप एक बार स्टार्टिंग देख लो सर, कम से कम 40 घंटे हो चुके हैं। मैं कल कैलकुलेट कर रहा था, 40 घंटे से भी ऊपर हो चुके, 40 घंटे से भी ऊपर। जो मैंने 20 घंटे में इनकम टैक्स रिवाइज करवाया था, इस बार 40 घंटे में हुआ है। तो अगर आप ये 40 घंटे भी इनकम टैक्स सही ढंग से कर लेते हो ना, या आपने किया है, तो सर मुझे नहीं लगता हम कहीं मार खाओगे। अब अगर नहीं किया तो सर फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर मैंने अपनी ऑनेस्टी से अपना बेस्ट दिया सर, मेरा दिल जानता है, इतना बेस्ट मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं दिया जी। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो जी, पुरानी रिवीजन क्लास देख लो, इस बार की देख लो, आपको जमीन आसमान का फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी उम्मीद करूंगा सारे बच्चे देख रहे हैं। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल शाम को दोबारा से 7:30 बजे स्टूडेंट दरबार के लास्ट सेशन के अंदर, और 27 मिनट वाला भी कल हमारा लास्ट सेशन है। और कल से ही हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है एमसीक्यूज की, और उम्मीद है हम मिक्स एमसीक्यूज ही करेंगे। उसका पीडीएफ जो मुझे पहली क्लास में कराना होगा मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, किसी की बुराई ना करो, ना ही बुराई सुनो सर, बस अपना मस्त रहो, करते रहो सर काम, सिंपल सी बात यह है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ ना कि अगर हम किसी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी होती हैं। भगवान कहता है पहले अपने आप को भी देख ले भाई। अगर सिंपल सी बात है, अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो अपने आप को भी देख ले, 3 उंगली हमारी तरफ भी हैं। तो सिंपल सी बात है, क्यों किसी की बुराई करनी सर? बुराइयां हमारे में भी हैं, बुराइयां सब में भी हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 100% परफेक्ट हो जी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी।